शुरुआत आज से होने जा रही है। 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे, जबकि 16 मार्च से लिखित परीक्षा शुरू हो जाएंगी। इस बार जोशीमठ के प्रभावित इलाकों के स्टूडेंट्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटर चुन सकते हैं और इस साल 10वीं और 12वीं क्लास के कुल 2,60,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। विभाग में बोर्ड एग्जाम की जो है बहुत प्री तैयारी की है और अभी हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। हर स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हर महीने हो रही हैं और अभी हमारा रिजल्ट जो है वो 82% रहता था राज्य का। मुझे आशा और विश्वास है कि इस साल हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइएगा आप, क्योंकि जोशीमठ प्रभावित छात्रों के लिए ये सहूलियत की बात है और बोर्ड प्रैक्टिकल के जो एग्जाम है वो आज से शुरू हो जाएंगे। किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर स्कूल्स में ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। अपने अपने जो सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स के, वहीं पर स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो दे रहे हैं। 28 फरवरी तक ये प्रैक्टिकल एग्जाम चलने वाले हैं। जो मेन परीक्षाएं होंगी वो 16 मार्च से होंगी, रिटन एग्जाम। और खासतौर पे जोशीमठ के स्टूडेंट्स के लिए ये सहूलियत सरकार की तरफ से दी गई है कि वो स्टूडेंट्स अपनी मनपसंद सेंटर्स पर जाकर अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं, आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विरोध करेगी। प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी करके विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी है। कांग्रेस की नाराजगी की वजह से मंत्री गणेश जोशी का बयान भी आया है, जो उन्होंने मंगलवार को सुबह दिया। अब आपको सुनाते हैं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का वो बयान जिस पर कांग्रेस आग बबूला हुई है। और धारा 70 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बबूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है, इसलिए भी ना कहना चाहूंगा। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट अब पहुंच गए हैं। कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी मामले में सुनवाई जारी रहेगी। रजनी भंडारी ने बर्खास्तगी को चुनौती दी है और इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। राज्य सरकार ने 2012-13 में हुई नंदा राज्यजात के कामों में टेंडर में गड़बड़ी को लेकर रजनी भंडारी को पद से हटा दिया था और अब मामला हाईकोर्ट की चौखट में है। आपको बता दें, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी है रजनी भंडारी। वीरेंद्र बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, कई चीजें अब इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। वित्तीय गड़बड़ी के बाद ये एक्शन लिया गया है और क्या जानकारी है, पूरी अपडेट दीजिए। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था और 25 तारीख को राज्य सरकार ने रजनी भंडारी को बर्खास्त कर दिया था, उसी सारी चीजों को लेकर रजनी भंडारी हाईकोर्ट आई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो राज्य सरकार ने या जो डीएम ने जांच की थी उसमें कहीं भी गड़बड़ियों का जिक्र नहीं किया गया है। और इसके साथ ही जब 1997 के जो रूल्स हैं, नियम हैं पंचायतों के लिए बने हुए, उस पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर डीएम जो प्रारंभिक जांच करते हैं उसके बाद ये पूरी जांच सरकार के पास जाती है और सरकार फिर कमिश्नर को जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त करता है, किया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस का इस्तेमाल राज्य सरकार ने नहीं किया था और जो मुझको हटाया गया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसके अलावा जो 2012 में चाहे वो टेंडर घोटाले, राष्ट्रीय निर्माण में गड़बड़ियां या तमाम चीजों को जिक्र करते हुए राज्य सरकार ने हटाया है, उनका याचिका में ये कहना है कि जो 2012 था उसके बाद वो खुद वो पद से चली गई थी और इस बार वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। तो उनके बिहाइंड ये सारी चीजें हुई हैं, चाहे वो जांच की बातें हों या सारी चीजें हों, तो
तो आज पूरे मामले पर अहम सुनवाई होनी है। हो सकता है कि कोई निर्णय आज उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पूरे वीरेंद्र, मामले आपने पर ये दे तमाम देगा। जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। नैनीताल जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से निर्माण करने का खेल खूब चल रहा है। आखिर कौन कर रहा है ये पूरा खेल, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण की ये जेसीबी उस अवैध निर्माण पर गरज रही है जो सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति के हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल नैनीताल, भवाली, भीमताल और रामगढ़ का भी है, जहां समुदाय विशेष के लोग जमकर जमीनों का खेल खेल रहे हैं। और आज अभी तक हम करीब 8 निर्माण को सील कर चुके हैं और जो एक निर्माणाधीन था उसको हमने मौके पर उसकी शटरिंग को हटा दिया है। अभी 1-2 निर्माण हमारे संज्ञान में आए हैं जहाँ पर प्रिंस लेवल पे निर्माण कार्य चल रहा है, उसको हम तोड़ने अभी जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले एक खास रणनीति के तहत पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं और जब प्रशासन की टीम इन्हें तोड़ने पहुंच रही है तो ये हाथापाई करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। कल थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन की टीम गई थी। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। थाना बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद और सीसीटीवी जो फुटेज है उस समय की, उसकी फुटेज के आधार पर जो लोग और सामने आएंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, भीमताल और रामगढ़ में समुदाय विशेष के कुछ ठेकेदार सक्रिय हैं, जो सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन अब इनकी हरकतें सरकार और खुफिया विभाग की निगाह में आ चुकी है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टर बनाने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सभी फर्जी डॉक्टरों के साथ गैंग से जुड़े सभी आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी और फरार चल रहे मास्टरमाइंड और हिस्ट्री शीटर इमलाक खान पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि बीती 11 जनवरी को एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर स्थित बाबा कॉलेज ऑफ स्टडीज नाम से एक फर्जी कॉलेज का पर्दाफाश किया था, जो कि 8 से 10 लाख रुपए में डॉक्टर की डिग्री तैयार किया करता था। पुलिस ने अभी तक 7 फर्जी डॉक्टरों के साथ संचालक इमरान खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि अभी तक पुलिस को 29 फर्जी डॉक्टरों की तलाश है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले, उस पर 25,000 का इनाम बढ़ा दिया है और यदि इस एक हफ्ते में उसकी अरेस्ट नहीं होती है तो फिर इसमें फर्दर 50,000 रुपये के इनाम बढ़ाते हुए फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो फिर जो 1 लाख रुपया का जो इनाम है वो पीएसपी लेवल से फिर बढ़ाए जाने की हम लोग संस्तुत करेंगे। देहरादून में इन दिनों 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल अंधेरे में हैं। सालों से इन स्कूलों में बिजली के बिल जमा नहीं होने के कारण ऊर्जा निगम ने स्कूलों की बिजली काटनी शुरू कर दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बीते 1 साल से ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बिजली के बिल ही नहीं जमा हो पाए हैं, तो यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्कूलों में कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिजली न होने से मोटर नहीं चल पा रहा तो कहीं पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। कंप्यूटर की पढ़ाई तो पूरी तरह से चौपट हो गई है। एग्जाम टाइम करीब है और टीचर्स पढ़ाने के बजाय बिजली के बिल जमा करवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वहीं अधिकारी अनुदान न मिल पाने के कारण बिजली बिल जमा न कर पाने की बात कहते हैं। देखिए, बिजली एक बुनियादी अधिकार है और वो भी शिक्षा के मंदिरों में यदि यूपीसीएल इसलिए बिजली काट रहा है कि इनका बिल जमा नहीं हो रहा है, आप उससे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों पे, बड़े बड़े बिल्डरों पे, इन पे हजारों करोड़ों रुपए का यूपीसीएल का बकाया, उनकी बिजली नहीं काटेंगे। तो हमने अपने पूरे जितने हमारे विद्यालय हैं प्राइमरी से लेकर और जूनियर के जितने विद्यालय हैं उन सारी लिस्ट हमने डायरेक्टर को दे दिए और डायरेक्टर उस सारी लिस्ट को शासन को देगा और शासन जितना हमने बजट दिया है कि लगभग 1 साल में इतना बजट लगभग आता है तो उस पर शासन जो है जरूर उस पर पैसे देगा। शासन इस कई बार पैसे दे रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है, 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। 1 सा
जब ऊर्जा विभाग के सचिव कहते हैं कि ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, हर डिपार्टमेंट को अपना बिल देना होगा और कार्रवाई सभी पर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। राजधानी के कई स्कूल्स इन दिनों अंधेरे में हैं और जूनियर स्कूल की अगर हम बात करें तो वहां पर लाइट जो है वो कट चुकी है। हालांकि कुछ स्कूल में विभाग ने व्यवस्था यहाँ पर जरूर करवाई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कई महीनों से कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से विभाग जो है वो बिजली काट रहा है। हालांकि बिजली विभाग को ये भी देखना चाहिए कि कई जगह अब भी ऐसी हैं जहां पर ना बिजली के कनेक्शंस लिए गए हैं, जो सालों से नहीं बिल को भर रहे हैं, और वो किस तरीके से अब भी बिजली चोरी कर रहे हैं, उन पर एक्शन आखिरकार कब लिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो वहीं हरिद्वार में नाम बदलकर एक महिला से शादी करने वाले और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम है अजहर, लेकिन उसने लड़की से अपना नाम लड़की को राहुल बताया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दोनों नाम से बनाए हुए आधार कार्ड भी बरामद किए। आरोपी यूपी के कासगंज का रहने वाला है और हरिद्वार की महिला से शादी की थी। बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी गई। फेक नाम से यहाँ पे मुझसे शादी किया और फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। इस सूचना पे जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 आईडी बरामद हुई है और अभियुक्त 2 आईडी और यहाँ पे छद्म नाम से यहाँ पे रह रहा था और पीड़िता के तहरीर पे मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। अंकिता हत्याकांड मामले में एक बार फिर वीआईपी गेस्ट का नाम मिस्ट्री बनता जा रहा है। जिस वीआईपी के नाम से हत्या का ताना बाना बुना गया, उससे